वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत बड़ी मूव इस खित्ते में ये हुई कि रशिया की जानिब से अफगानिस्तान को तस्लीम किया गया है। ये पहला मुल्क है जो अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहा है, बल्कि कर चुका है। इस बारे में सेठी साहब ने कुछ अर्सा पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। क्या कहा था? विद इन द ईयर तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्निशन मिल जाएगी। मैं आपको बता दूँ, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, पॉसिबली इवन टर्की, पॉसिबली इवन ईरान, इनमें से 4-5 तालिबान की रेजीम को रिकग्नाइज कर लेंगे विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। फिर रास्ता खुल जाएगा। अच्छा सेठ साहब, इसमें तो आपने बता दिया है कि कौन कौन तस्लीम करने जा रहा है, और ये आपने मई और जून में प्रेडिक्शन की, और 6 माह में ये पहला कतरा बारिश का रशिया साबित हुआ। अब हु विल फॉलो द कोर्स? पाकिस्तान भी? जी बिल्कुल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वन बाय वन सारे आ जाएंगे, एंड आई थिंक देन द इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना के, रशिया के, अमेरिका के अफगानिस्तान में बनने शुरू हो गए हैं, और जो तालिबान रेजीम है उनको भी समझ आनी शुरू हो गई है। दे डोंट हैव टू फील इनसिक्योर एनीमोर। इसीलिए अब उन्होंने टीटीए वाले जो है, उन्होंने टीटीपी को पैगाम दिया है कि यार वी कांट अफोर्ड टू हैव यू सिटिंग हियर एंड अटैकिंग पाकिस्तान, तो जरा हाथ हौली रखो। एंड आई थिंक दैट मैसेज हैज गॉन अक्रॉस। अब वो सिर्फ बीएलए रह गई है, वो इंडिया उनको पैसे वैसे दे रहा है, मगर अभी मैंने सुना है कि बीएलए के अंदर भी काफी फूट पड़ गई है कि जी इंडिया ने पैसे देने बंद कर दिए या हथियार देने बंद कर दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके सब भी डेवलपमेंट सब होने जा रही है। तो और अब अपने पड़ोस की ज़रा खबर लेते हैं, जहां जो डिस्कोर्स है वो इनवर्ड हो चुका है, और इस बात का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या फ्लॉज थे, कहाँ कमज़ोरियाँ थी ऑपरेशन सिंदूर में, कि पाकिस्तान के मुकाबले में इस हजीमत का सामना करना पड़ा। तो कुछ बयानात तवातर से सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सांप आहिस्ता आहिस्ता पटारी से निकल रहा है, बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता थैले से बाहर आ रही है। सेठ साहब, जयशंकर साहब ने जेडी वैंस की फ़ोन कॉल के हवाले से कुछ बातें कहीं, ऐसे जैसे वो सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद शिव कुमार साहब, उनके एक डिफेंस अताशी है इंडोनेशिया में, उन्होंने वहाँ पर बात करते हुए कुछ बताया कि कोई कॉन्स्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से हमारी कैपेबिलिटीज़ थी। लेकिन जो सबसे अहम बयान है वो इंडियन नायब आर्मी चीफ का है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन से इंडिया की लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी है कि उधार की छुरी से वार करो। और ये कि वो हमें बता रहे थे डीजीएमओ की बातचीत के दौरान कि आपके जो इस वक्त वेक्टर्स हैं वो इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है और अलर्ट है, तो प्लीज़ आप उन्हें रिमूव कर लें। तो ये सब खतरनाक बातें हैं, और आइंदा के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी तरह डिफाइन और डिज़ाइन करना होगा। जहाँ जहाँ सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना होगा। ये सब वहाँ के मीडिया में अब डिस्कस हो रहा है कि भारत डायरेक्ट अब एतराफ़ नहीं कर रहा अपनी नाकामी का, बल्कि उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेस क्रिएट कर रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है, और क्या ब्लेम चाइना पे शिफ्ट करने के बाद वो अपनी नाकामी को इस तरह से छुपाना चाह रहा है? जी हाँ, जाहिर है। देखिए ना, नरेंद्र मोदी ने अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है इस स्ट्राइक के ऊपर स्टेक कर दिया, और वो जो आगे तो जिनके ना दो चपेट पहिया ने थे, देन दे हैव टू थिंक करना की है। तो इसलिए मैंने उसी वक्त कह दिया था, आपको याद होगा कि ये आप देखिएगा जैसे जैसे ये बात चलेगी, इंडियन मीडिया जो इस वक्त पाकिस्तान को गालियां दे रहा है और नरेंद्र मोदी को और जयशंकर साहब को हीरो बनाया हुआ है, ये उनके गले पड़ेंगे इवेंचुअली। और ये अभी तक तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। और अब वो एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए। पहले तो मानते नहीं थे कि गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है या जहाज गिरे हैं, ये मेरा ख्याल है पूरा महीना ये तो बात ही नहीं मानी उन्होंने, महीना नहीं तो कम से कम 2-3 हफ्ते। फिर उसके बाद पूरी बात ही नहीं करते थे, फिर कभी एक बात करते थे, कभी दूसरी बात करते थे। अभी तक इन्होंने पहलगाम के जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है उसको, उनके बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, वो कौन थे, क्या थे। बस बना बनो के एक बयानिया शुरू कर दिया काम, और वो बयानिया बिक नहीं रहा है। हर जगह पे जाके बेचने की कोशिश की है, वो बिक नहीं रहा है। तो अब हिंदुस्तानी लोग भी पागल तो नहीं है ना, बेवकूफ तो नहीं है। तो उन्होंने ऑब्वियसली दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, जो हम पहले दिन से कह रहे थे, हमें तो गालियां दे रहे थे। अब जाके समझ आई है कि यार इंडियन पब्लिक के साथ हाथ हो गया। अब हाथ हो गया तो अब क्या किया जाए? आहिस्ता आहिस्ता तो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको बरकरार रखना है। तो अब ये सवाल पूछने शुरू कर दिए। अब इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर प्रेशर आ गया, तो वो कहते हैं मारे गए सारा साढ़े से ब्लेम आ गया, क्योंकि सियासी लोग तो कभी अपना ब्लेम नहीं अपने ऊपर लेते, वो तो शिफ्ट कर देते हैं कि जी जो लड़ने वाले ने उन्हें पूछो। आपको याद नहीं है एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी जहां नरेंद्र मोदी ने कहा था आई हैव हैंडेड एवरीथिंग ओवर टू द आर्मी एंड द आर्म्ड फोर्सेस, ये खुद फैसला करें। याद है आपको? उसने तो पहले दिन दे दिया था फैसले का, जी इख्तियार दे दिया था कि जी कर लो जो, बिकॉज ही वाज अफ्रेड आल्सो ना कि ये गड़बड़ ना हो जाए। अब वो आर्मी वाले फंस गए,
अगर वो एडमिट करते हैं कि गड़बड़ हुई है और हम वी वर कॉट ऑफ बैलेंस या वी लॉस्ट द वॉर या कुछ वी हैड फेलियर्स, तो वो सारी इनके गले पड़ती है। और अगर वो नहीं करते तो फिर सियासतदानों के ऊपर पड़ती है, सियासतदान तो नहीं कभी करेंगे। तो अब ये फौजियों ने अपने एक्सक्यूजेस निकालने शुरू कर दिए कि जी हम तो एक कंट्री के साथ नहीं लड़ रहे थे, हम तो 2 कंट्रीज के साथ लड़ रहे थे। पहले तो ये कह रहे थे कि ये जो चाइनीज है इन्होंने मिसाइल्स और इन्होंने जहाज जो है वो उन्होंने चाइनीज दिए हैं, और चाइनीज ने इनकी हेल्प की है इन दिस वे। तो यार वो तो रशियन जहाज आप ले रहे हैं, फ्रांस के जहाज आप ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि फ्रांस और रशिया ने आपकी हेल्प की है उस तरीके से? तो मतलब है हथियार तो आप कहीं से भी ले लें, इस्तेमाल तो आपने करनी है जी। तो यही तो फ्रांसीसी रो रहे हैं इस वक्त कि यार साढ़े जहाज से ठीक सब तुसी की कीता और वो इंडियंस जो है वो फ्रांसीसियों के साथ भी लड़ रहे हैं तो जी थोड़े जहाज नहीं ठीक वो इसीलिए वो मारे जा रहे हैं। और इधर कहते हैं जी चाइना के नाल हेल्प हो गई है ना, उधर कहते हैं थोड़े जहाज ठीक नहीं सर। अब जाएं तो जाएं कहाँ? तो इसलिए आई थिंक बड़ी सोल सर्चिंग होनी पड़ेगी। और इंडिया के अंदर लोग हैं जो ये अब सवाल पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये किया क्या आप लोगों ने बिटवीन दी आर्म फोर्सेस। कहते हैं कि जी हमें तो रोका गया। ये जो इंडोनेशिया के अंदर जो साहब अब लपक के खड़े हो गए, पता नहीं कौन है ये, शिव कुमार, वो कहते हैं शिव कुमार चौथे मोहल्ले खड़ा हो गया जाके लो लेवल डिफेंस अटैची। अब आप बात करें, वो कहीं ना कहीं बात कर रहा होगा, उससे बात कर दी, वो यू नो ही इज नोबडी। तो अब वो कि जी वो देखे जी हमें तो रोक दिया गया, हम तो ये कर सकते थे वो कर सकते थे, हमें रोक दिया गया फ्रॉम डूइंग दिस एंड डूइंग दैट, व्हिच इज नॉट ट्रू। सो अभी नहीं 72 जहाज जो है चढ़ के आपके ऊपर आ जाते और मिसाइल फायर करनी शुरू कर देते। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। तो आई थिंक एक्सक्यूजेस तो बनाएंगे, फौज अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, पॉलिटिशियंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगेंगे और फिर आखिर में आके दोनों कहेंगे जी ऐसी तो ठीक था, वो चाइना भी आ गया। और चाइना तो देखे ना, वो तो बहुत बड़ा है, ये है वो है, हम एक के साथ तो नहीं, हम तो 2 के साथ लड़ रहे थे, एक ही के साथ लड़ रहे थे आप। नहीं तो अगर आप ऐसे कहते हैं तो फिर हम भी ये कहेंगे हम तो आपके साथ भी और रूस के साथ भी और फ्रांस के साथ लड़ रहे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इस इल्ज़ाम के ऊपर, ये तो डायरेक्ट चाइना पे इल्ज़ाम है, जवाब कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ तो जवाब दिया जा रहा है, हमारे कुछ सहाफ़ी भी ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान की अपनी हिकमत अमली थी, दिफाई हिकमत अमली, जिसकी वजह से कामयाबी मिली। क्या चाइना इस पर जवाब देगा? नहीं, चाइना नहीं जवाब देगा, हमने जो दे दिया है। सिर्फ हमने जवाब नहीं दिया, देखिए ना हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सच्चाई में थी। हमने शुरू में सारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स और दुनिया को बता दिया कि इस तरीके से हमने ये सब कुछ किया है। जो सारी ब्रीफिंग्स डीजी आईएसपीआर ने की या एयर मार्शल्स ने की, दे वर एक्सीलेंट ब्रीफिंग, एक्सीलेंट। सारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है ना वो कन्विंस हो गए कि वी आर टेलिंग द ट्रूथ, एंड इट वाज अ डे बाय डे ब्रीफिंग, आवर बाय आवर। तो इंडिया ने तो हर स्टेज पे छुपाने की कोशिश की ना, जो कि उनके खिलाफ गई है ये बात कि वो तो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इसलिए आई थिंक वी स्कोर्ड मच बेटर ऑन ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। और हमने बता दिया कि भाई इस तरीके से सारा कुछ हुआ है, जो कि इंडिया वाज नॉट इवन एक्सपेरिमेंट थिंकिंग कि इट वुड बी जैसे वो परवीन सोनी साहब कहते हैं कि इट वाज अ कंसर्टेड एफर्ट, पूरा एक प्लेटफॉर्म था। इट वाज नॉट जस्ट द एयरक्राफ्ट, इट वाज नॉट जस्ट दिस और दैट, इट वाज अ होल सिस्टम, ecosystem बनाया हुआ था in order to combat the advantage that the Rafales had, which they succeeded in doing. And this is something India will now have to work to see. How do you offset this? Because the Rafales are genuinely zabardast aircraft, except that they found a way of negating them, Pakistanis. And that is where the brilliance lies. Risk-taking, adventure, and professionalism. Training. No joke. And coordination. कम्युनिकेशन। बाकी ये है कि जी इंडियन चाइनीज सैटेलाइट्स जो हैं, वो बेदू सैटेलाइट जो है वो इनको इंफॉर्मेशन दे रहा था। यार कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आप? ऑल यू नीडेड टू नो वाज के जी आपके जहाज जो है ना वो चढ़ गए हैं एयर में। वो तो आपके एवैक्स जो है पाकिस्तान वालों ने वो तो 500 km तक देख लेते हैं। वो तो हमें नजर आ रहा था जब से वो ऊपर चढ़ना शुरू, तो उसके सैटेलाइट की तो जरूरत नहीं है। नॉट यू नीड अ चाइनीज सैटेलाइट to put the coordinates of the missiles, for God's sake। ये सब ड्रामा है कि चाइनीज सैटेलाइट्स और ये और वो,
कमाल है। कोई इनफैक्ट अगर किसी ने किसी की हेल्प डायरेक्टली इन द वॉर की है फिजिकली, दैट्स इजराइली ड्रोन्स, इजराइली नो हाउ। इंडियन मीडिया ने खुद ये रिपोर्टिंग की है आयशा कि इजराइली टेक्नीशियंस वर इन दिल्ली, वर इन इंडिया, हेल्पिंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो वो पाकिस्तान पे इस तरह से ब्लेम शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन अगर असल लड़ाई इन अ वे ये इंडियन जर्नल भी तस्लीम कर रहे हैं, वहाँ ये बात भी हो रही है, असल लड़ाई अगर चीन के साथ है तो जैसा रवैया भारत पाकिस्तान के साथ रखता है वैसा चीन के साथ रखना मुमकिन है इंडिया के लिए? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ना, इंडिया ने, चीन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। चीन के एक दो प्रोफेसर्स हैं जो कि हमेशा इंडियन मीडिया उनके पास जाता है, वो आगे से अपना मौकफ देते हैं, और वो मौकफ जो है वो बड़ा इंडिपेंडेंट किस्म का मौकफ होता है, बट ऑफ कोर्स इट रिफ्लेक्ट्स द चाइनीज वे ऑफ थिंकिंग एंड द चाइनीज पॉलिसी। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, वो अगर कुछ करते हैं तो वो एक्शन के साथ करते हैं, और वो एक्शन आपने देख ही लिया। उनकी एक पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो उन्होंने नाम ही उसका बदल दिया, उन्होंने कहा जी ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उन्होंने मौका ढूंढ के वो कर दिया। आजकल इंडिया ने शोर डाला हुआ है कि सतलज का पानी जो है वो कम आ रहा है, पता नहीं चाइना रोक तो नहीं रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बात यह है कि वो तो इशारे तो हो चुके हैं ना कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे ऊपर तो फिर आपके साथ भी ये सलूक हो सकता है। और ये बात तो पाकिस्तान भी कहता है और चाइना भी ऑफिशियली कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स। ठीक है सिट साहब, चाइना का रोल स्पेशली ये जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का थोड़े दिन की जो जंग छिड़ी उसमें चाइना का किरदार जो भी था, हमने उसके बाद चाइना की स्ट्रेटजी में चेंज देखा है और पेस तेज़ देखी है। अब ऐसी बाज़गश्त है कि सार्क के मुकाबले में एक मुतबादल प्लेटफॉर्म माइनस इंडिया चाइना बनाने पर गौर करा है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान होंगे शामिल। कितना ये प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है, और इसमें भारत के लिए फिर क्या सबक है? देखिए, भारत का ये ख्याल था कि सार्क को वो लीड करेगा। वो उस वक्त की सोच थी जब भारत के बहुत अच्छे तल्लुकात थे सारे बॉर्डर मुल्कों के साथ, मगर सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे, अप एंड डाउन थे। तो उस वक्त सारे वो जो थे छोटे लोग 6-7 जो बाकी हैं, दे वर सपोर्टिंग इंडिया, बैकिंग इंडिया। श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल था, भूटान था, मालदीव था, और वन बाय वन इंडिया के तल्लुकात सबके साथ खराब होते गए। वो बुली ऑन द ब्लॉक। वो आपने जयशंकर साहब की आप देखें, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो उठते बैठते हैं, तो यू कैन टेल कि एरोगेंस है, शेयर एरोगेंस। अच्छा, अब वो नहीं पसंद की लोगों ने, आहिस्ता आहिस्ता सारे खिलाफ हो गए इनके। तो अब तो इंडिया ने फिर सोचा अच्छा ऐसी बात है तो चले हम सार्क में लिफ्ट ही नहीं कराते किसी को, अगर हमारे साथ नहीं है, हमें नहीं सपोर्ट करते, तो चले फिर हम सार्क को छोड़ते हैं। अब ये उनका नुकसान है इसमें, क्योंकि अगर कोई खला जो है ना, खला वो नेचर जो है ना, कुदरत खला को एक्सेप्ट नहीं करती। कहीं भी खला होती है ना वो पूरी हो जाती है। सियासत में तो खैर बिल्कुल ही खला खाली नहीं रहती, जगह खाली नहीं रहती, कोई ना कोई भर देता है उसको आके। अब आपने अगर सार्क छोड़ दिया क्योंकि आपको वो लीडरशिप तस्लीम नहीं की जा रही, लोग सवाल करने शुरू कर दिया, तो फिर ठीक है, उससे कोई और वो खला पूरी हो जाएगी। और वो खला जो है वो अब चाइना ही कर सकता है, क्योंकि चाइना का जो रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट है ना, उसने ऑलरेडी ये सारे मुल्कों को अपने अंदर ले लिया है। श्रीलंका को भी ले लिया है, नेपाल को भी ले लिया है, बांग्लादेश को भी ले लिया है, मालदीव्स को भी ले लिया, पाकिस्तान को ले लिया, अफगानिस्तान को ले लिया। ऑल आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, सब वाया सीपैक एंड सब डायरेक्टली वाया अदर। एंड ये मिलिट्री पैक्ट नहीं है, दिस इज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैक्ट। सार्क का भी यही ख्वाहिश थी कि जी प्रेफरेंशियल ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको ख़त्म किया जाए, प्रेफरेंशियल ड्यूटीज़ की जाए, आना जाना हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसको एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया जाए डिस्पाइट योर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। मगर इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर दैट। इंडिया वांटेड द पॉलिटिकल पावर बिहाइंड इट, मगर वो नहीं मिला ना, बिकॉज दिस एंडेड अप स्क्रूइंग अप देयर रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। तो अब चाइना जो है वो बिल्कुल इस किस्म की बात नहीं करेगा। अब वो चाइना जो है वो बिल्ड कर रहा है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, और उसके साथ साथ वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल दीज कंट्रीज। अब श्रीलंका में पोर्ट बना दी, पाकिस्तान में ग्वादर कर दिया, सिपेक कर दिया, नेपाल में सड़क बनाने जा रहे हैं ताकि तजारत बढ़ सके, उधर सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं टुवर्ड्स ईरान,
and so on and so forth. Maldives में भी पहुंच गए हैं to help them out development. So that is the Chinese model. So I think अगर चाइना और पाकिस्तान मिलके एक नया ब्लॉक साउथ एशिया का बनाते हैं, मेरा ख्याल है अब वो साउथ एशिया का शायद ना बनाएं, वो शायद इससे बड़ा करना चाहे, साउथ एंड वेस्ट एशिया करना चाहे. अच्छा। You know, that's what I think. हाँ, अभी I think it's premature कि ये सार्क खत्म हो जाएगा और कोई सार्क की जगह पे सेम कंट्रीज माइनस इंडिया. मेरा ख्याल है इसको फिर अब अगर इंडिया को माइनस ही करना है तो इनको फिर वेस्ट एशिया की तरफ जाना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया की तरफ जाना पड़ेगा. तो फिर वो शायद थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग ना हो जाए विद SCO. तो ये अब देखना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लॉक विल इमर्ज. बट इसमें कोई शक नहीं है कि ऑल दीज कंट्रीज जो पहले सार्क का हिस्सा थी, except for India, all of them will now become part of the Chinese Road and Belt Initiative. And I think some sort of cooperation, formal cooperation system or platform will emerge. अब वो किधर जाते हैं, इंडिया को सोचना चाहिए. I think India should have a rethink. इंडिया को सार्क नहीं छोड़ना चाहिए, सार्क को वापस रिस्टोर करना चाहिए. और ये जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं और पीपल टू पीपल है, तजारत है, इसको बढ़ाना चाहिए. Unfortunately, नरेंद्र मोदी की जो सियासत है, इट्स बेस्ड ऑन वॉर एंड एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट एंड इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व, और वो नहीं चलेगी. तो मेरा ख्याल है बीजेपी को जाना पड़ेगा बिफोर इंडिया पाकिस्तान, और सार्क की स्पिरिट जो है वो फिर से रिवाइव होगी. तो इस तरह से इन अ वे SCO और ब्रिक्स के दरवाजे भी भारत पर बंद हो सकते हैं अगर यही चलती रही स्ट्रेटजी. देखिए SCO जो है उसमें तो अब और भी लोग आ रहे हैं और इंडिया को तकलीफ हो रही है. ब्रिक्स में भी और लोग आ रहे हैं, इंडिया को तकलीफ हो रही है. और क्वाड जो है वहाँ इंडिया की अहमियत ही नहीं रही. जहाँ इंडिया पहुंच रहा था वो तो अब क्वाड जो है देयर वरीड कि यार ये इंडिया तो इज नाइदर हियर नॉर देयर, क्योंकि इंडिया फुल फ्लैश सपोर्ट भी नहीं करता ना. इंडिया अपनी भी सो कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट लेके बैठा जी. एक तरफ रूस के कैंप में है, दूसरी तरफ अमेरिका के कैंप में है, तीसरी तरफ इसराइल के कैंप में है, चौथी तरफ UAE और दुबई वालों के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है. इट डजंट वर्क एनीमोर like that. ये situation इतनी stark हो गई है. You have to make choices, and India is finding it difficult to do for this balancing act.